फर्स्ट के बारे में ही सोच रहे हो? क्या तुम भी टर्म फर्स्ट के चक्कर में अपने टर्म सेकंड की वॉट लगा रहे हो? क्या तुम भी टर्म फर्स्ट का सारा गुस्सा टर्म सेकंड में निकालना चाहते हो? तो दोस्त ये वीडियो तुम्हारे लिए है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज और आज हम बात करने वाले एक फॉलो स्ट्रेटजी के बारे में, जिसको अगर तुमने 60 डेज फॉलो कर लिया तो तुम लोग डेफिनेटली रॉक करोगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला स्ट्रेटजी है कि फॉरगेट टर्म फर्स्ट एग्जाम। भाई देखो, पहली स्ट्रेटजी यही है कि भाई जो कांड तुम लोग को करना था टर्म फर्स्ट में वो तुम लोग कर चुके हो। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो अब तुम्हारे पास अब तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। देखो, तुम कोई बाहुबली तो हो नहीं कि टीचर को धमका के अपना नंबर बढ़वा लोगे। तो ठीक है, तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, तुम्हारे हाथ में था क्या था? मेहनत करना था, जितना तुमने किया। अगर नहीं भी किया तो भी चलेगा, जितना किया उतना पाए। ठीक है, लेकिन अगर तुमको लगता था कि यार थोड़ा लैग कर गया तो उसके बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। तो यार भूल जाओ इसको, भूल जाओ कि कोई टर्म फर्स्ट एग्जाम दिए थे तुम। और वैसे भी तुम लोग का जो टर्म सेकंड है वो टर्म फर्स्ट से बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, वो सब्जेक्टिव है। ठीक है, तो इस पर फोकस हटाओ यहाँ से और डायरेक्ट टर्म सेकंड पे शिफ्ट करो। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटजी की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है 2 मंथ लेफ्ट। ठीक है, तो अब डेट है 23 दिसंबर जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और तुमको चैलेंज दे रहा हूँ, एक्सेप्ट करो कि 60 डेज तक तुम इसको फॉलो करोगे। ठीक है, तो और ये देखो 2 मंथ बचे हैं, जो कि मैं 23 दिसंबर से 23 फेब तक, ठीक है, 2 महीने ये तुम लोग अच्छे से, बहुत अच्छे से अगर प्रिपेयर कर लिए तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें टर्म सेकंड में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तुम लोग डेफिनेटली टर्म सेकंड में रॉक कर दोगे। अगर तुमने ये 60 डेज हैं, अगर तुमने 60 डेज में अच्छे से इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लिया तो तुम लोग डेफिनेटली रॉक करने वाले हो। ठीक है, तो डेट तुमको पता है, डेज तुमको पता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ 2 महीने? क्योंकि देखो यार, जो टर्म फर्स्ट का एग्जाम होने वाला था वो नवंबर दिसंबर में होने वाला था, लेकिन नवंबर के लास्ट में हुआ। वैसे ही इसका अगर प्रेडिक्ट किया जाए तो सीबीएसई ने बोला था कि जो एग्ज़ाम होगा टर्म सेकंड का वो मार्च से अप्रैल के बीच में होगा। तो मार्च एंड या मार्च के फर्स्ट वीक में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है मार्च के। तो यार देखो, इसीलिए हम लोग को पहले तक प्रिपेयर कर लेना है, उसके बाद रिवीजन ही रिवीजन करना है। ठीक है, तो बेसिकली तुम लोग को यही पॉइंट याद रखना है कि हम लोग के पास 60 डेज बचे हैं और 60 डेज चैलेंज एक्सेप्ट कर लो और उसके बाद लग जाओ पूरी मेहनत से। ठीक है, तो देखो, तो ये समझ में आ गया कि हम लोग पास 60 डेज हैं। ठीक है, अब चलो बात करते हैं कि सब्जेक्ट्स। मान लो जनरली यू हैव 5 सब्जेक्ट्स लाइक साइंस, मैथ्स, एसएसटी, हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, तो तुम लोग के पास ये 5 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो अगर मान लो मैंने एवरेज ले लिया है, तुम लोग बढ़िया से देख लेना, डिडक्शन के बाद ये साइंस का मैंने लिया है, तो तुम लोग जनरली देख लेना कि साइंस में 6 चैप्टर्स हैं, मैथ्स में 7 चैप्टर्स, एसएसटी में 8 चैप्टर्स, हिंदी में भी 7 या 8 चैप्टर्स एवरेज बता रहा हूँ, देख लेना, चेक कर लेने के बाद, और इंग्लिश में 11 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका एवरेज मान के चले, अगर साइंस का, मैथ्स का, एसएसटी का, तो अगर हम एवरेज मान के चले 7-7 चैप्टर का, ठीक है, तो तुम लोग, मैं एक पॉइंट बताता हूँ तुम लोग को, बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है तुम लोग को, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है। देखो क्या करो, 7 डेज दो। ओ भाई, ये क्या पागल हो गया क्या? देखो दोस्तों, तुम लोग के पास 60 डेज का टाइम है और 7 डेज एक चैप्टर को दे रहे हो। ठीक है, एक सब्जेक्ट के 7 डेज दे रहे हो, क्योंकि और सारे सब्जेक्ट भी तो हैं। तो अगर तुम एक चैप्टर को 7 दिन दे रहे हो तो 7 चैप्टर को कितना हो जाएगा? 49 डेज हो जाएगा। ठीक है, 49 डेज हो जाएगा। ठीक, ये हाँ 49 डेज हो जाएगा तुम लोग का ये चैप्टर, मतलब 7 चैप्टर 49 डेज में खत्म होगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे लॉजिक है यार, क्योंकि तुम लोग जब 7 दिन, मतलब 7 दिन एक ही चैप्टर को दोगे ना यार, तो उसमें इंक्लूड रहेगा तुम लोग का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट, फिर तुम लोग का PYQ और फिर तुम लोग का रिवीजन सीरीज। और मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पे लाने वाला हूँ कि जो साइंस हो गया, मैथ हो गया, एसएसटी हो गया, इन सब सब्जेक्ट की कैसी स्ट्रेटजी करनी चाहिए इन 60 डेज में, जिसमें तुम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तैयारी कर सकते हो और डीप में जाके पूरा पढ़ सकते हो। ठीक है, और ये मैं 7 डेज इसीलिए दे रहा हूँ ताकि तुम लोग डीप में जाके पढ़ सको, क्योंकि जो क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं ना दोस्त, टर्म फर्स्ट से तो अंदाजा लग ही गया होगा कि कॉन्सेप्ट के अंदर घुस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट के डीप में जाके क्वेश्चन पूछे जा रहा है। तो भाई कॉन्सेप्ट
तो बिल्ड करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? पढ़ने से होगा, बुक्स रीडिंग से होगा, ठीक है। तो इसमें जो 7 डेज है ना, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। मैं जल्दी इसकी स्ट्रेटजी वीडियो लाने वाला हूँ, साइंस की, उसके बाद मैथ्स की, उसके बाद एसएसटी की। तो ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करना, और अगर तुम लोगों ने ये वीडियो देख लिया तो तुम लोग का पूरा एकदम मस्त स्ट्रेटजी तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर से मैंने बोल दिया कि एक चैप्टर को तुम लोग 7 दिन दो, जिसमें से इंक्लूड जैसे मान लो एसएसटी का हो गया, जिसमें हिस्ट्री में आ गया नेशनलिज्म इन इंडिया, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर है यार, और उससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछने के चांसेस हैं। तो फिर डीप में पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, तो भाई टर्म खोज के पूछा जाएगा उसमें। तो मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब ये सब्जेक्ट्स तो क्लियर हो गए, अब ये वीडियो मैं जो लाने वाला हूँ उसको बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है। अब पॉइंट्स की बात करें, बुक्स एंड रेफरेंसेस की, ठीक है। तो देखो यार, रेफरेंसेस में ऑनलाइन हो गया, बुक्स फेवरेट मेरा बुक है, जो बहुत अच्छी बुक है, मैं रिकमेंड आ सकता हूँ, जो कि बहुत हेल्पफुल है। तुम लोग अपने हिसाब से अपना चूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैथ्स के लिए बात करते हो भाई, सबसे पहले तो एनसीईआरटी पहले जो टर्म सेकेंड का सिलेबस है एनसीईआरटी का, उसको कवर करने के बाद तुम लोग आरडी शर्मा या फिर आरएस अग्रवाल में से कोई एक बुक को प्रीफर कर सकते हो, दोनों बुक को नहीं, कोई एक बुक को प्रीफर कर सकते हो, ठीक है। और देखना यार, क्योंकि देखो एग्जाम के टाइम में क्या होता है ना यार, जब एग्जाम करीब होता है तो भाई हम लोग भटक जाते हैं इधर उधर। जैसे मान लो कि मेरा फ्रेंड कुछ और बुक लेके आ रहा है, तो मतलब दिल करता है कि यार उसमें से भी पढ़ लूँ, इसमें से भी पढ़ लूँ, और ऐसे चक्कर में हम कहीं से नहीं पढ़ पाते हैं और पूरा एल हो जाता है, ठीक है। तो समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ऐसा नहीं करना है। तुमने एक कहानी सुनी होगी कि 100 जगह 1 फुट गड्ढा खोने से पानी नहीं मिलता है, बल्कि एक जगह 100 फुट गड्ढा खोने से पानी डेफिनेटली मिलता है। तो आपको वही ध्यान देना है, ज़्यादा रिसोर्सेज पे ध्यान नहीं देने, आपको एक ही रेफरेंस पकड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 रेफरेंस, उससे ज़्यादा मत करना, वरना पूरा एल हो जाएगा, ठीक है। तो 2 रेफरेंस पकड़ो, एक एनसीईआरटी और एक साइड बुक रख लो, और उसके बाद पीवाईक्यू तो है ही, ठीक है। तो वो करने के बाद आप डेफिनेटली रॉक करोगे, फिर से आप किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब और रेफरेंसेस की बात करें जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं, जैसे मान लो तुम किसी भी टीचर का, जिस भी टीचर का तुम लोग ऑनलाइन लेक्चर देखते हो ना यार, वो बहुत बेनिफिशियल होता है, मैं बता रहा हूँ। जिस टीचर का मतलब लेक्चर 1.5 घंटे से ज़्यादा है, 1.5 घंटे ज़्यादा, उस लेक्चर तुम लोग अच्छे से देख सकते हो, क्योंकि उसमें ज़्यादातर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं पहला स्टेप, देखो मैं स्टडी का पहला स्टेप यही मेंट है कि पहले आप किसी भी मतलब यूट्यूबर हो गया, जो टीचर है, यूट्यूब पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, या फिर जहाँ से कोचिंग हो गया, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, तो लाइव लेक्चर्स हो गया, अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो अगर तुम लोग लाइव लेक्चर्स देखते हो या फिर लेक्चर देख के बुक पे आते हो ना यार, तो तुम लोग का कॉन्सेप्ट आधा क्लियर हो जाता है। यहाँ पर 50% तो लेक्चर में ही तुम लोग का दिमाग, तो जब भी पढ़ने जाओ ना यार, देखो तुम लोग जब भी पढ़ने जाओ ना यार, तो डायरेक्ट बुक पे मत जाओ। अगर आपको टर्म उसमें के अंदर के नहीं पता है, तो आप डायरेक्ट बुक में मत जाओ, आप जाओ ऑनलाइन रेफरेंस देखो, जिस भी टीचर से आप पढ़ते हो, या फिर जहाँ भी यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, तो आप उनको देखो, उनके रेफरेंसेस लो और लाइव लेक्चर को अटेंड करो। उसके बाद लेक्चर अटेंड करने के बाद बुक पे आओ, तो ये इससे क्या होगा कि जो तुम लोग का जो कॉन्सेप्ट होगा ना, वो क्लियर हो जाएगा, और जब तो लेक्चर में जो टर्म है वो समझ में आ जाएंगे, और जब बुक खोलोगे तुम लोग, तो जो वो टर्म रिलेटेड जो टर्म्स मिलेंगे, उस पर आपको पढ़ने के बाद एक कॉन्फिडेंस आएगा और आपको खुशी मिलेगी, और फिर बुक भी समझ में आने लगेगी, ठीक है। तो आप क्वेश्चन भी कर ले जाओगे। तो आपको यही ध्यान में रखना है, फर्स्ट स्टेप इसको रखना, देन सेकंड स्टेप इसको रखना, ठीक है। तो ये हो गई बुक्स एंड रेफरेंसेस की। और यहाँ पर देखो यार, साइंस की बात करें तो साइंस भाई एनसीईआरटी आप जो भी यूज़ करते हो कर लेना, ठीक है। और एसएसटी के लिए भाई एनसीईआरटी, इससे बाहर तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्त। एसएसटी के लिए भाई एनसीईआरटी एक बाइबिल की तरह है भाई। एनसीईआरटी जितना डीप में पढ़ सको भाई पढ़ लेना, इसमें से कंफर्म यार एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन रिलेटेड बनते हैं एसएसटी में, ठीक है। उसके बाद पीवाईक्यू से थोड़ा तुमको आइडिया हो भी जाएगा, आएगा तो, ठीक है। तो ये पॉइंट्स तुम लोग को क्लियर होने चाहिए और क्लियर कट होने चाहिए, ठीक है, और इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अच्छा, अब ये तो हो गई पॉइंट्स की बात, और इसके बात करते हैं टिप्स के बारे में, जो टर्म सेकेंड में बहुत ज़्यादा काम देने वाले हैं। एकदम दिमाग में बैठा लेना इसको, टिप्स को। पहला बात, राइटिंग प्रैक्टिस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है इस टाइम के समय में, क्योंकि अभी तक हमने टर्म फर्स्ट में देखा कि हम लोग केवल एमसीक्यू के पीछे भाग रहे थे, और उस चक्कर में, उस एमसीक्यू के चक्कर में पता है लॉस हम लोग का क्या हुआ है, हम लोग लिखना भूल गए यार। क्या हुआ है कि टर्म फर्स्ट एग्जाम में तुम लोग क्या किए हो, एमसीक्यू के पीछे भागे हो, और जिससे तुम लोग का राइटिंग प्रैक्टिस कम हो गया है यार।
लिखना भूल गए हो तुम लोग। और इससे क्या डिसएडवांटेज अगर बोला जाए, मेरे से पूछा जाए कि डिसएडवांटेज एमसीक्यू का क्या हुआ है, तो मैं यही बोलूँगा कि जो राइटिंग स्किल है ना यार, जो हम लोग के लिखने की प्रैक्टिस थी पहले की तुलना में डेफिनेटली कम हुई है, क्योंकि हम लोग टर्म फर्स्ट के प्रैक्टिस में लग गए थे और राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ख़राब हो गई है। जब बहुत लोगों की अच्छी भी होगी, लेकिन मैक्सिमम लोगों की ख़राब हो गई है। तो उसको इम्प्रूव करना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में इसी का मायने बहुत इंपॉर्टेंस है। डिस्क्रिप्टिव में इसका नीट एंड क्लीन भी होना चाहिए, ठीक है, और अच्छे से तुम लोग को डिस्क्राइब भी करने आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन आएंगे देखिए लेवल के हैं। टर्म फर्स्ट से एक अंदाजा जब लग ही गया है, तो टर्म सेकंड में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी डेप्थ में पूछे जाएंगे, तो तुम लोग को डेप्थ में ही आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और राइटिंग प्रैक्टिस जितना कर सको हर क्वेश्चन का, हर सब्जेक्ट का राइटिंग प्रैक्टिस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ठीक है। और यार लिटरेचर को भी हल्के में मत लेना, इसका भी राइटिंग प्रैक्टिस करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार का क्वेश्चन ही कुछ अलग लेवल का आ रहे हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, डेरिवेशन एंड फॉर्मूला। देखो यार, टर्म फर्स्ट की बात करें तो उसमें हमने क्या देखा कि टर्म फर्स्ट का मान लो मैथ्स का एमसीक्यूज है, तो उसमें क्या है कि हम कहीं भी किनारे सॉल्व करके, रफ में जनरली हम किनारे सॉल्व करके उसका डायरेक्ट आंसर लिख देते थे। ये नहीं कोई चेक करता था कि भाई स्टेप तुम्हारा सही है कि नहीं है। भाई तुम लोग को बस 1 मार्क के एमसीक्यूज से दिक्कत था, टिक हुआ सही हो गया, ठीक है, या गलत हो गया तो गलत हो गया। लेकिन इसमें क्या है कि स्टेप मार्किंग होती है, ठीक है, इसमें स्टेप मार्किंग, तो तुमको पूरा स्टेप लिखना पड़ता है नंबर पाने के लिए, ठीक है, पूरा नंबर पाने के लिए तुम लोग को लिखना पड़ेगा। तो टर्म फर्स्ट में तो हमने नहीं लिखा था कोई भी स्टेप, लेकिन इसमें पूरा स्टेप लिखना पड़ेगा। तो वो कैसे आएगा? प्रैक्टिस से। जब आपको फार्मूलेस पता रहेंगे और उसके बाद आपको स्टेप पता रहेंगे, तब आप डेरिवेशन कर सकते हो कोई भी। तो आपको क्या करना है, इन सब की, ये डेरिवेशन हो गया एंड फार्मूला हो गया, इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, योर हैंड रिटन नोट्स। भाई देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जनरली क्या करते हैं कि नोट्स के लिए कभी यहाँ जाएंगे कभी वहाँ जाएंगे, इनके नोट्स ले लो उनके नोट्स ले लो। नहीं यार, सबसे बेस्ट नोट्स मैं अपना अगर प्रेफरेंस बताऊं तो सबसे बेस्ट नोट्स वही होते हैं जो हम खुद बनाते हैं, जो स्टडी के टाइम बनाए जाते हैं। स्टडी के बाद नहीं बात कर रहा, स्टडी के टाइम बनाया जाता है। जिस समय आप पढ़ रहे हो, जो पॉइंट आपको नहीं क्लियर हुआ उस पॉइंट को लिखो, उसके बाद उसको पढ़ो यार, ठीक है। जो आप आ रहे हैं उसको मत लिखो, जो नहीं आ रहा है उसको लिखो। दैट विल बी योर बेस्ट नोट्स, ओके। वो आप कभी नहीं भूलोगे। तो वो नोट्स आपके हैंड रिटन खुद के होने चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादातर कोशिश करो कि खुद के नोट्स ही बनाओ, वो बहुत बेनिफिट रहेंगे। अपने आप में माइंड मैप्स बनाते रहो, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और वैसे भी मैं आप लोग को इन जो टर्म सेकेंड का सिलेबस है, एसएसटी हो गया, मैथ्स हो गया और ये साइंस हो गया, इन सब के नोट्स मैं आपको देता रहूँगा, ठीक है। तो ठीक है, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, मैं नोट्स के लिए मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, टाइम मैनेजमेंट। देखो, जैसा कि हम लोगों ने टर्म फर्स्ट में देखा कि टर्म फर्स्ट में भी टाइम कम पड़ गया। अब सोचो, वो टर्म फर्स्ट था, वो एमसीक्यूज था, तो उसमें टाइम कम पड़ेगा। अब ये डिस्क्रिप्टिव है, 2 घंटे का टाइम है अप्रॉक्सीमेटली, तो फिर ये इसमें टाइम मैनेज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो पिछले के कंपैरिजन में इसमें तो ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा ना यार, क्योंकि देखो, क्योंकि हम लोग का एक तो आदत भी छूट गया है टर्म फर्स्ट में के कारण कि हम लोग का लिखने का आदत छूट गया है। तो यार टर्म सेकंड तो पूरा डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, तो लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और टाइम मैनेजमेंट तभी होगा जब लिखने की प्रैक्टिस होगी। तो आपको क्या करना है कि सिंपल सा लॉजिक है यार कि टाइम मैनेजमेंट करने के लिए तुम लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिशियल रहेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतने जल्दी से जल्दी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तभी तुम लोग रॉक कर पाओगे, ठीक है। और उसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट, नॉट द लीस्ट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यार, स्टार्ट नाउ। अब बहुत सारे बंदे होंगे जो भाई जोश में आएंगे, देखेंगे भाई यस फोड़ देंगे, लेकिन वो इंतजार करने लगेंगे, भाई यार बहुत दिन है, अभी तो क्रिसमस चल रहा है या फिर हैप्पी न्यू ईयर चल रहा है, तो उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, स्टार्ट करेंगे। नहीं यार, स्टार्ट अर्ली एंड स्टार्ट नाउ, दिस इज़ द राइट टाइम। राइट टाइम नहीं आता यार, लाना पड़ता है, ठीक है। और राइट टाइम किसी भी चीज़ को शुरू करने का कोई राइट टाइम नहीं होता है, जो प्रेजेंट का टाइम है वो वही राइट टाइम होता है, ठीक है। तो इसको अभी स्टार्ट करना। और आप डेफिनेटली अगर 60 डेज तक इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लिए तो आप डेफिनेटली रॉक करोगे, आपको रॉक करने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। और ये सारी जो बता रहा था मैं 7 डेज, क्या है ये 7 डेज फार्मूला? तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं इस साइंस के 7 डेज फार्मूला फॉर 60 डेज में। तो तब तक के लिए बाय बाय।